अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं वसील सर फ्रॉम स्काई क्लासेस। बेटा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। तो आज जो है ना बच्चा 11th का ORCC का आज आपका आखिरी क्लास होने वाला है। सो विद दिस आपका ORCC का 11th का जोलॉजी का पोर्शन सारा बच्चा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। उसमें खाली एक दो या शायद 3 क्वेश्चंस रह गए थे, उनको हम बच्चा आज देख लेते हैं। सो टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं बेटा। जो क्वेश्चन रह गया था दैट वाज व्हाट इज एड्रीनल, वेयर इज एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड एंड लिस्ट द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड अलोंग विद देयर फंक्शंस। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है, क्या है, कैसे काम करता है, इसके हार्मोन्स के नाम बताइए। डिटेल में पढ़ना है इसको, ध्यान से देखिए बच्चा। एड्रीनल ग्लैंड जो है ना बच्चा, एड्रीनल ग्लैंड ये देखिए, ये किडनी है बच्चा एक, ये देखिए किडनी के सुपीरियर साइड पे, ऑन द सुपीरियर साइड ऑफ द किडनी, ऑन ईच किडनी। तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है 2 होंगे, तो इनका नंबर है बेटा 2, 1 ऑन ईच किडनी, 1 ऑन ईच किडनी। तो 1 ऑन ईच किडनी, मगर कहां पे, यहां पे सुपीरियर साइड पे, सुपीरियर साइड पे, टॉप पे, सुपीरियर साइड पे। ठीक है बच्चा। इसीलिए अगर आपने पढ़ा होगा कि इनको हम इसीलिए कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड्स, बिकॉज दे आर 2 इन नंबर, 1 ऑन ईच किडनी ऑन द सुपीरियर साइड। दैट इज वाई इनको हम कहते सुपीरियर, इनको हम कहते सुप्रारीनल ग्लैंड्स मेरे बच्चे। या याद रखिएगा बच्चे, इनका हम एक और नाम कहते हैं रीनल हैट। हैट कहां पहनता है इंसान, अपने सिर के ऊपर ही तो पहनता है ना। तो किडनी के सिर पे ऊपर कौन सी हैट है, हैट है ग्लैंड की, एड्रीनल ग्लैंड की। दैट इज व्हाई वी कॉल देम सुप्रारीनल ग्लैंड्स और वी कॉल देम रीनल हैट्स। तो ये हो गया जी बच्चा एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन। बताइए लोकेशन कहां है बच्चा, इनका नंबर 2 है। कहां है, 2 किडनी के ऊपर, 2 सुपीरियर साइड पे। एनसीईआरटी ने कहा है 1 ऑन ईच किडनी ऑन द सुपीरियर साइड। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स, दे आर आल्सो नोन एज रीनल हैट्स। अब देखिए बच्चा, अगर हम इस किडनी के अंदर जाएंगे ना, फिर इस एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जाएंगे ना बेटा, तो आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे। अगर आप इसके अंदर जाएंगे, एक आपको मिलेगा बेटा बाहर वाला एरिया, एंड द बाहर वाला एरिया इज नोन एज कॉर्टेक्स। एक मिलेगा आपको अंदर वाला एरिया, एंड द अंदर वाला एरिया इज नोन एज मेड्यूला। तो हमने एड्रीनल ग्लैंड के 2 हिस्से हम करेंगे। बाहर वाला ये जो एरिया है दिस इज द कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला एरिया है दिस इज द मेड्यूला। तो मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे, एड्रीनल ग्लैंड के तो 2 पार्ट्स है। तो एड्रीनल ग्लैंड मेरे बच्चे 2 पार्ट्स का बना है। कौन कौन सा, एड्रीनल मेड्यूला, ये है बच्चा इनर वाला, अंदर वाला इनर, और एड्रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स है मेरे बच्चे आउटर वाला। तो अगर आपको एड्रीनल ग्लैंड पढ़ना है तो आपको इसके 2 एरियाज पढ़ने पड़ेंगे। अंदर वाला एरिया एड्रीनल मेड्यूला, बाहर वाला एरिया एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो अंदर वाले एरिया को पहले देखते हैं, एड्रीनल मेड्यूला, इसके सारे हार्मोन्स देखते हैं। फिर बाहर वाले एरिया को, कॉर्टेक्स को देखते हैं डिटेल में और उसके हार्मोन्स देखते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे हम देखते हैं एड्रीनल मेड्यूला। तो ये है बच्चा एड्रीनल medulla, inner part of the adrenal gland. So this is the inner adrenal medulla. Inner adrenal medulla के बारे में याद रखे बच्चा, इसको हम कहते हैं मेरे बच्चे emergency gland। तो adrenal medulla को क्या कहेंगे बच्चा, emergency gland। तो adrenal medulla, एड्रीनल ग्लैंड का जो मेड्यूला वाला पार्ट है अंदर वाला, उसको हम कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड, या उसको हम कहते हैं बच्चा 3F ग्लैंड। क्या कहते हैं बच्चा, 3F ग्लैंड, 3F ग्लैंड। F का मतलब इमरजेंसी की कंडीशन, फाइट, लड़ाई हो रही है बच्चा, तो लड़ाई इज एन इमरजेंसी, फाइट इज एन इमरजेंसी। F इज इक्वल फ्राइट, F इज इक्वल फ्राइट। फ्राइट मतलब अचानक इंसान डर गया, कोई ऐसी डरावनी चीज देखी, या अचानक किसी ने डराया, या अचानक कोई ख्वाब देख लिया, बुरा सपना देख लिया, तो फ्राइट, डर। F इज इक्वल फ्राइट। उसके बाद F इज इक्वल फ्लाइट। फ्लाइट मतलब हवा में उड़ रहा है। अरे हवा में कब उड़ेगा, हम नहीं कहते बेटा हवा में क्यों उड़ रहे हो, आपके तो पैर जमीन पे नहीं, आप तो उड़ रहे हो। इसका मतलब जब इंसान हद से ज्यादा खुश होता है, तो हद से ज्यादा खुश होना दैट इज आल्सो एन इमरजेंसी। तो याद रखना बच्चा, एड्रीनल मेड्यूला जो अंदर वाला है उसको हम कहेंगे इमरजेंसी ग्लैंड, इसको हम कहेंगे 3F ग्लैंड, इसको हम कहेंगे फाइट ग्लैंड, क्योंकि फाइट के टाइम पे एक्टिव हो जाता है। फ्राइट जब इंसान डर जाता है, फ्लाइट जब इंसान हद से ज्यादा खुश होता है और उड़ रहा है आसमान में, फ्लाइट में, दैट इज अ मेटाफर यूज। ठीक है बच्चा। तो ये तीनों
तीनों कंडीशंस जो है ना ये इमरजेंसी की है। सो लड़ाई भी इमरजेंसी है, डर भी इमरजेंसी, और हद से ज्यादा अचानक जब बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी वो भी इमरजेंसी। इसीलिए कहा जाता है जब बहुत बड़ी खुशखबरी है तो अचानक किसी को नहीं सुनानी चाहिए बेटा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसका। तो बताओ जी, तो ये हो गया जी इमरजेंसी। अब जाहिर सी बात है अगर एड्रीनल मेड्यूला को हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं तो इसके हार्मोन्स को क्या कहेंगे? तो हार्मोन्स को कहेंगे इमरजेंसी हार्मोन्स। तो हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला जो है ना बच्चा, हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला है तो तीन, मगर हमारी एनसीईआरटी ने दो डिस्कस की है। एक है बेटा इपिनेफ्रीन, और इपिनेफ्रीन को हम बेटा दूसरा नाम कहते हैं एड्रेनलिन। तो ये एक हार्मोन हो गया बच्चा। दूसरा हार्मोन जो एड्रीनल मेड्यूला का है मेरे बच्चे, दैट इज नॉर इपिनेफ्रीन। नॉर कहिए या नॉन कहिए, कोई बुक नॉर कहती है कोई नॉन कहती है। नॉर इपिनेफ्रीन, नॉर इपिनेफ्रीन का दूसरा नाम हम कहेंगे बच्चे नॉर एड्रेनलिन। तो हो गए मेरे बच्चे दो। और उसके बाद तीसरा जो है जिसका जिक्र एनसीईआरटी ने नहीं किया है वो है डोपामीन। तो ये तीनों एड्रीनल मेड्यूला से आएंगे। मगर सवाल है सर, एड्रीनल मेड्यूला ने बनाया इपिनेफ्रीन जिसका नाम है एड्रेनलिन, नॉर इपिनेफ्रीन, नॉन एड्रेनलिन या डोपामीन। सर तीनों में से सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम करता कौन है? प्रेफरेंसेस बताइए। तो मेन ये है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस इसकी, थर्ड प्रेफरेंस इसकी। सो दिस इज द प्रेफरेंस। सो मेन इज द इपिनेफ्रीन। अब ये जो तीनों के तीनों एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स है ना बच्चा, इन तीनों को हम कहते हैं मेरे बच्चे, अगर एड्रीनल मेड्यूला को कहेंगे इमरजेंसी ग्लैंड तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे इमरजेंसी हार्मोन्स। तो इन तीनों को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। इनको कहते हैं 3F हार्मोन्स, फाइट हार्मोन्स, फ्लाइट हार्मोन्स, फ्राइट हार्मोन्स। तो एड्रीनल मेड्यूला को कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड, इसके हार्मोन्स को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। एड्रीनल मेड्यूला को कहते हैं 3F ग्लैंड, इसके हार्मोन्स को कहेंगे 3F हार्मोन्स। फाइट हार्मोन, फ्राइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, लड़ाई का हार्मोन, डर का हार्मोन, हद से ज्यादा खुशी का हार्मोन। तो ये हो गया जी बच्चा ये तीन। और याद रखना इन तीनों हार्मोन्स को एनसीईआरटी ने एक और बात कही है, याद रखना, ये तीनों हमें मिलते, तीनों डिराइव्ड फ्रॉम एमाइनो एसिड। तो ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, ये तीन हमें मिलते हैं किस एमाइनो एसिड से? टायरोसिन एमाइनो एसिड। और दूसरी बात, इन तीनों के बारे में याद रखिए, और इन तीनों को या मिला के हम कहते हैं कैचिकोल एमाइंस। सो दीज आर आल्सो नोन एज कैचिकोल एमाइंस। तो कैचिकोल एमाइन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इनके पास एक रिंग होती है, उसको कहते हैं कैचिकोल रिंग, उसको कहते हैं डाइहाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल रिंग। यानी एक फिनाइल रिंग होती है जिसके पास दो OH होते हैं। तो वो आप याद मत रखो, आप शॉर्ट में याद रखो जो एनसीईआरटी ने कहा है। इन हार्मोन्स को कहते हैं कैचिकोल एमाइंस क्योंकि इनमें एक रिंग होती है, उसको कहते हैं कैचिकोल रिंग। वापस आ जा बेटा। तो ये हो गया जी एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन्स, एपिनेफ्रीन यानी एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन। तीनों को मिला के कहेंगे इमरजेंसी हार्मोन्स, 3F हार्मोन्स, कैचिकोल एमाइंस। अब हम देखेंगे इनका फंक्शन। ये जो ये हार्मोन्स है ये क्या काम करते? सबसे पहले याद रखना, ये जो एड्रीनल हार्मोन्स है ना, या जो एड्रीनल ग्लैंड है, मैंने अभी कहा बेटा ये जो एड्रीनल हार्मोन्स है, हार्मोन्स है, या मैं कहूंगा ये जो इपिनेफ्रीन और नॉर इपिनेफ्रीन है, यही दो है ना मेन, इपिनेफ्रीन प्लस नॉर एपिनेफ्रीन। सवाल है सर ये किस ग्लैंड ने बनाए? ये अभी मैंने कहा ये एड्रीनल मेड्यूला ने बनाए, इमरजेंसी ग्लैंड। तो ये कब काम करेंगे? तो ये कब ऑपरेट करेंगे? सो दे विल ऑपरेट एट स्ट्रेस। तो एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, एट द टाइम ऑफ एंजाइटी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ फाइट, एट द टाइम ऑफ फ्राइट, एट द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी एट द टाइम ऑफ 3F कंडीशन। तो जब 3F कंडीशन होगी यानी लड़ाई होगी किसी के साथ, या अचानक कोई आपको डराएगा, फ्राइट होगा, या अचानक कोई बड़ी खुशखबरी होगी यानी फ्लाइट, उस वक्त यानी इमरजेंसी के टाइम पे, या स्ट्रेस के टाइम पे, या एंजाइटी के टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे, डर के टाइम पे, उस वक्त जो कंडीशन होती है ना आपके हाथ, आपकी हालत जो होती है, वो सारी हालत कौन करवाते हैं? यही एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन्स, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन यानी इमरजेंसी हार्मोन्स। अब सवाल है सर ये करते क्या है? अरे कितना आसान है, खुद बताओ, खुद आप बताओ।
बताओ इमरजेंसी के टाइम पे जब आपको किसी के साथ लड़ाई होती है, या आपको अचानक कोई डराता है, या अचानक किसी ने आपको अचानक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई, बताओ आपकी हालत क्या होती है? जो हालत होती है वही इसके फंक्शन है, वो लिख के है यहां पे। ये देखो जी बेटा, नंबर 1, ये देखो जी उस वक्त क्या क्या होता है आपकी बॉडी के साथ। ये क्या लिखा है? द एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट्स टू हार्मोन्स, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन। पढ़ाया मैंने, बिल्कुल पढ़ाया। दे आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलेमाइंस, ये पॉइंट भी अभी मैंने कहा। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये भी कहा। एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, ये भी कहा। एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, ये भी कहा। हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्राइट और फ्लाइट, ये भी कहा। उसके बाद दीज हार्मोन्स, अब बताओ जब आपकी लड़ाई किसी के साथ होगी तो आप क्या हो गए? सोए रहोगे कि अलर्ट हो जाओगे? अलर्ट। तो दे इंक्रीज द अलर्टनेस को इंक्रीज करते। जब इंसान बेटा अचानक, हम नहीं कहता बेटा, हम नहीं कहते भाई इसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब इसने कोई ऐसी डरावनी चीज देखी। तो जब इंसान कोई डरावनी चीज देखता है, हम नहीं कहते इसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई, यानी इसका प्यूपिल डायलेट हो गया। यही तो है ना प्यूपिलरी डायलेशन। और हम नहीं कहते बेटा जब इंसान अचानक कोई ऐसी खतरनाक चीज देख लेता है, हम नहीं कहते मेरे तो गूज बम्स खड़े हो गए, मेरे तो बाल खड़े हो गए, इसको पाइलो इरेक्शन कहते हैं। ये भी करवाते हैं, रेजिंग ऑफ हेयर्स। और जब इंसान लड़ाई किसी के साथ होती है तो पसीना नहीं आता, स्वेट इमरजेंसी के टाइम पे देयर इज एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। और याद रखना और क्या होता है बेटा, स्वेट आने लगता है और इंसान जो है ना, इंसान का माउथ ड्राई होने लगता है, इसीलिए पानी पीने की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी के टाइम पे। यानी एक्सेस, यानी इनहिबिशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा बनना कम हो जाता है, इसीलिए इंसान का माउथ ड्राई हो जाता है। और क्या होता है, बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट। अरे जब लड़ाई होती है किसी के साथ तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, टैकिकार्डिया हो जाता है, 100 से ज्यादा बीट्स पर मिनट। सिर्फ हार्ट बीट का नंबर नहीं बढ़ता, बल्कि हार्ट बीट जोर जोर से होती है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट भी और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी। सांस फूल जाती है, हमारी सांस फूल जाती है लड़ाई के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे। तो हार्ट बीट का नंबर भी बढ़ा, हार्ट बीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ी, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन। ऐसा लग रहा है कि हम बाहर सुन रहे हैं आवाज, ऐसा लग रहा है हमारा हार्ट बाहर निकल आया है। और सांस की रेट भी बढ़ रही है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, खाने को ज्यादा तोड़ना है, लड़ाई हो रही है, एनर्जी चाहिए। और कैटेकोलेमाइंस आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है। जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तभी तो ग्लूकोज निकलेगा ना, तो रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए ना, तो रिलीजिंग इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ताकि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाए। और इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ताकि सोर्स ऑफ एनर्जी इमरजेंसी के टाइम पे आपको मिलनी चाहिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कैसे होता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है तो ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गया। और ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स होता है, प्रोटीन्स होता है, तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़ गया। तो बताओ जी, ये हो गए बेटा फंक्शंस ऑफ किसके? फंक्शंस ऑफ इमरजेंसी हार्मोन एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन। बताओ इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, क्या हार्ट रेट बढ़ जाती है? हां, तो क्या है इनका फंक्शन? इंक्रीज करना हार्ट रेट। हार्ट रेट का सिर्फ नंबर नहीं बढ़ता, हार्ट रेट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट आल्सो। उसके बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, सांस फूल जाती है। उसके बाद इंसान स्वेटिंग का शिकार हो जाता है, एक्सेस स्वेट हो जाता है, तो एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, तो ड्राई माउथ हो जाता है, यानी इनहिबिशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और आंखें बड़ी हो जाती है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाता है, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, गूज बम्स जिन्हें कहते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, इंसान अलर्ट हो जाता है लड़ाई के टाइम पे, ब्लश हो जाता है, लाल हो जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और क्या होगा बच्चा, और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा ताकि ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाए और एनर्जी मिल जाए, लिपिड का ब्रेक डाउन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन, ये सारा फंक्शन है इमरजेंसी हार्मोन का। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट ये हो गया जी फंक्शंस ऑफ इमरजेंसी हार्मोन्स। अब उसके बाद ये तो हो गया एड्रीनल मेड्यूला अंदर वाला खत्म। अब देखेंगे बाहर वाला एड्रीनल
कॉर्टेक्स जो है वो क्या काम करता है और उसके हार्मोन्स का नाम क्या है। याद रखिए बेटा, जो एड्रीनल ग्लैंड का है ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना बच्चा, इसके जो हार्मोन्स है, इसके हार्मोन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये प्रोड्यूस करता है बेटा, एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो इसके जो हार्मोन्स है ना बच्चा, वो स्टीरॉयड हार्मोन्स है और उस हार्मोन्स को कहते हैं, उन हार्मोन्स को हम कहते हैं बच्चा, या तो शॉर्ट में कॉर्टिकॉइड्स, या तो क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स से आए हैं तो पूरा अगर फुल फॉर्म कहोगे तो आप कहोगे एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है ना बेटा, तो एड्रीनल ग्लैंड का अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला तो हो गया, जो बाहर वाला हिस्सा है ना कॉर्टेक्स, इसके हार्मोन्स को क्या कहते हैं? बाहर वाले कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स या एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। और इनका नेचर क्या है? सर इनका नेचर है, दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स आर स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स और एड्रीनोकॉर्टिकॉइड। लेकिन हम जानते हैं बेटा, हमने पढ़ा है, ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना बेटा, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हो गया मेड्यूला, ये तो हमने पढ़ा, सो दिस इज द एड्रीनल मेड्यूला, ये मेड्यूला। अब ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है, लेकिन इस एड्रीनल कॉर्टेक्स के तो बेटा 3 जोन्स है, ये एक जोन हो गया, ये दूसरा जोन हो गया और ये तीसरा। सर ये जो बाहर वाला जोन है, इस जोन को क्या कहेंगे सर आप? इस जोन को हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये बाहर वाला जोन, ये जो बीच वाला जोन है बच्चा, इस जोन को कहते हैं जोना फैस्किक्युलेटा, ये हो गया बीच वाला जोन। सर ये जो अंदर वाला जोन है, इस जोन को कहते हैं जोना रेटिक्युलैरिस, और इन तीनों जोन्स को मिला के बेटा कहते हैं कॉर्टेक्स। तो यही हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, एड्रीनल ग्लैंड का जो बीच वाला सेक्शन है वो तो हमने पढ़ लिया, इमरजेंसी ग्लैंड, एड्रीनल मेड्यूला। लेकिन इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना कॉर्टेक्स बेटा, इसके खुद 3 लेयर से, 3 जोन से। बाहर वाला जोन जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाला जोन जोना फैस्किक्युलेटा और अंदर वाला जोन जोना रेटिक्युलैरिस, और तीनों जोन्स को मिला के कहते हैं कॉर्टेक्स। इसका मतलब जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं उसमें अब एक जोन के हार्मोन नहीं है, 3 जोन। तो एक तो इनके हार्मोन, इनके हार्मोन, इनके, तो तीनों जोन्स के हार्मोन्स को मिला के कहेंगे हार्मोन्स ऑफ कॉर्टेक्स और उन्हीं को कहेंगे कॉर्टिकॉइड्स। तो मैं कह सकता हूं फिर ऐसे बेटा, ये जो कॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिकॉइड्स के फिर 3 टाइप्स आएंगे। तो कॉर्टिकॉइड्स के तो 3 टाइप्स आएंगे ना सर। सर कौन सा टाइप? पहला टाइप आएगा मेरे बच्चे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सर ये किसके हैं? अब जरा देखो, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड। दूसरा है बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये हो गया बच्चा दूसरा। और तीसरा जो है मेरे बच्चे वो है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है कॉर्टिकॉइड्स, इनके बेटा 3 टाइप आ गए। कौन कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, और तीनों कॉर्टिकॉइड्स को मिला के कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, शॉर्ट में हार्मोन्स ऑफ कॉर्टेक्स। अब सवाल है सर ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है? ये जो है ना बेटा, ये वाला, ये है हार्मोन ऑफ बाहर वाला जोन, हार्मोन्स ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो बाहर वाला जोन है ना बेटा, ये उसके हार्मोन्स है ग्लोमेरुलोसा, यानी जो आउटर वाला जोन है। सो हार्मोन्स ऑफ द आउटर जोन, जोना ग्लोमेरुलोसा। सर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड किसके है बेटा? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसके हैं? ये है मेरे बच्चे, ये है मेरे बच्चे। सो दीज आर द हार्मोन्स ऑफ बीच वाला जोन, जोना फैस्किक्युलेटा, फैस्किक्युलेटा, यानी मेरे बच्चे मिडिल जोन के हार्मोन्स। और सर ये जो अंदर वाले हार्मोन्स है, ये कहां से आए? दीज आर द हार्मोन्स ऑफ अंदर वाला जोना रेटिक्युलेटा कहिए या रेटिक्युलैरिस कहिए, दोनों कह सकते हो। रेटिक्युलैरिस एनसीईआरटी ने कहा है तो रेटिक्युलैरिस ही कहेंगे। तो बोलो जी मेरे बच्चे, आप क्या पढ़ रहे हो? सर हम तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पढ़ रहे हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स अंदर वाला होता है कि बाहर वाला? सर ये तो बाहर वाला होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स क्या होते हैं? सर ये तो सारे के सारे स्टीरॉइड्स होते हैं। हाँ, क्या ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं? हाँ सर, इनको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, या इनको
हम एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। मगर इन कॉर्टिकॉइड्स के बेटा टाइप कितने हैं सर? इनके तो 3 टाइप है। पहला टाइप है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा टाइप है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और तीसरा टाइप है सेक्स कॉर्टिकॉइड। सर ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये कहां से आते हैं? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के बाहर वाले जोन से आते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। सर ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये वाले कॉर्टिकॉइड कहां से आते हैं? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के बीच वाले जोन से आते हैं, मिडिल जोन से, जोना फैस्किक्युलेटा। सर ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है ये कहां से आते हैं? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर वाले जोन से आते हैं, यानी जोना रेटिक्युलरिस। तो अब तो 3 तरह के हार्मोन्स आ गए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड किसके हार्मोन्स? इसके हार्मोन्स, जोना ग्लोमेरुलोसा के हार्मोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जोना फैसिकुलेटा के हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जोना रेटिक्युलरिस के हार्मोन्स सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो एक एक करके तीनों को उठाएंगे। सबसे पहले देखेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो सबसे पहले उठाएंगे बच्चा ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। अब याद रखो बच्चा, ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ना बेटा, नाम वहीं से बता रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड दे रेगुलेट। अब क्या करते हैं? तो इनका काम मिनरल से रिलेटेड होगा कुछ। याद रखना मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना, तो मेन है एल्डोस्टीरोन। तो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा हार्मोन है बेटा? एल्डोस्टीरोन। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहां से आए? एड्रीनल कॉर्टेक्स के सबसे बाहर वाले जोन से, जोना ग्लोमेरुलोसा से आए ना। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एल्डोस्टीरोन। अब बताओ जी एल्डोस्टीरोन क्या करता है, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टीरोन बताओ क्या करता है? ये जो एल्डोस्टीरोन है या कहिए ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये जाते हैं किडनी में। किडनी में गए, किडनी में कहां गए? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में कहां गया? डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। वहां से निकाला सोडियम और सोडियम को ले गया जी ब्लड के अंदर। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करवाया। तो इसने क्या करवाया? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करवाया, Na पॉजिटिव। कहां? इन डीसीटी। डीसीटी से निकाला, कहां ले गया? वापस ब्लड में ले गया। तो ब्लड में जब सोडियम ले गया तो बताओ जी ब्लड में सोडियम की लेवल को क्या किया? ब्लड में सोडियम की लेवल को इंक्रीज किया। जब ब्लड में सोडियम की लेवल इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रोलाइट की लेवल इंक्रीज हुई, सोडियम के पीछे पीछे पानी भी आएगा। तो क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट को खींचता है, तो ब्लड में जब सोडियम की लेवल बढ़ी तो ब्लड में पानी की लेवल भी बढ़ी। जब ब्लड में पानी की लेवल इंक्रीज हुई तो जाहिर सी बात है ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। तो जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ, यही तो इसका काम है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना। तो बताओ एल्डोस्टेरोन ने अब क्या किया? ब्लड में सोडियम की लेवल को इंक्रीज किया, ब्लड में वाटर की लेवल को इंक्रीज किया, ब्लड में प्रेशर की लेवल को इंक्रीज किया। तो हाइपोटेंसिव हार्मोन है कि हाइपरटेंसिव है? हाइपरटेंसिव है ना। तो मैं कह सकता हूं ना जितना ज्यादा एल्डोस्टेरोन होगा तो एल्डोस्टेरोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उतना ज्यादा ब्लड में सोडियम जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड सोडियम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड वाटर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन की रेट भी बढ़ेगी ना, तो ये जीएफआर को भी इंक्रीज करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज करेगा। आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक मैकेनिज्म रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो बताओ जी क्या है बेटा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम बताओ? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया? गया किडनी में। किडनी में कहां गया? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में कहां गया? डीसीटी में। डीसीटी से निकाला सोडियम, ले गया ब्लड में। यानी क्या करवाया? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन डीसीटी इनटू द ब्लड। तो जब ब्लड को, जब एल्डोस्टेरोन ने डीसीटी से सोडियम निकाल के कहां लिया? ब्लड में। तो ब्लड में सोडियम की लेवल बढ़ गई तो इसने ब्लड में सोडियम की लेवल को इंक्रीज किया। सोडियम के पीछे पीछे पानी आ गया तो ब्लड में पानी की लेवल भी बढ़ गई, तो ब्लड में पानी की लेवल को भी इंक्रीज किया। और जब ब्लड में पानी की लेवल इंक्रीज हुई तो ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जितना ज्यादा एल्डोस्टेरोन होगा उतना ज्यादा ब्लड में सोडियम बढ़ेगा, उतना ज्यादा ब्लड में पानी की लेवल बढ़ेगी, उतना ज्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट किडनी की बढ़ जाएगी, जीएफआर, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी फिल्ट्रेशन होगी।
होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगी। ये है इसका काम। तो मैं कह सकता हूं ना बच्चा, एल्डोस्टेरोन इज हाइपोटेंसिव, कि एल्डोस्टेरोन इज हाइपरटेंसिव। एल्डोस्टेरोन इज हाइपरटेंसिव हार्मोन, यानी अगर इसकी लेवल ज्यादा बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। अब याद रखिए बच्चा, अब ध्यान से अब एल्डोस्टेरोन को एक और फंक्शन है, तो इसने क्या किया, इसने ब्लड में सोडियम की लेवल को इंक्रीज किया, यानी ब्लड में सोडियम ले गया इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट आयंस है जिनको ये बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करवाता है। तो ये एल्डोस्टेरोन प्रमोट करवाता है एक्सक्रीशन ऑफ एक तो पोटेशियम आयंस और दूसरा फॉस्फेट आयंस। तो एक्सक्रीशन करवाता है किसकी, फॉस्फेट आयन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, जिस आयन की जरूरत थी सोडियम की उसको वापस ले गया ब्लड में, और जो एक्स्ट्रा थे पोटेशियम और फॉस्फेट उनको निकाला बाहर, यूरिन के साथ उनको एक्सक्रीशन करवाया। तो मैं कह सकता हूं ना बच्चा, ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है यानी ये जो एल्डोस्टेरोन है, अरे मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे, तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने मेंटेन किया ना, क्या मेंटेन किया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया। अब मेंटेन किया ना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी जो चाहिए वो अंदर लाया, सोडियम अंदर लाया, फॉस्फेट बाहर फेंका, पोटेशियम बाहर फेंका। तो इन्होंने आयनिक बैलेंस मेंटेन किया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन किया, और स्लैश वाटर बैलेंस भी कह सकता हूं ना, वाटर बैलेंस भी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी, क्योंकि जब इन्होंने सोडियम लाया अंदर ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन, तो सोडियम के पीछे पीछे कौन आया, पानी भी आया ना ब्लड में वापस। तो वाटर बैलेंस भी मेंटेन किया, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन किया और वाटर बैलेंस भी मेंटेन किया। एक और चीज मैं कह सकता हूं बच्चा, जब सोडियम आया ब्लड में, सोडियम के पीछे पीछे पानी आया, तो क्या क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हुआ, वाटर बैलेंस भी हुआ। तो मैं कह सकता हूं ना एल्डोस्टेरोन ने मेंटेन किया ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम भी, ब्लड में कितना फ्लूइड का वॉल्यूम होगा, वाटर को लाया ना वापस, तो वो भी मेंटेन किया। और जब ब्लड के अंदर सोडियम आया, तो जो ब्लड के अंदर सोडियम को एब्जॉर्ब किया, तो सोडियम ने फिर किसको खींचा, पानी को खींचा। तो इस पानी के खींचने की एबिलिटी को क्या कहोगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो उन्होंने ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी मेंटेन किया, ब्लड का ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी मेंटेन किया। और तो क्या क्या मेंटेन किया, ब्लड फ्लो वॉल्यूम भी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी। और जब सोडियम ने पानी को खींचा तो ब्लड का पानी बढ़ गया और प्रेशर वापस मेंटेन हो गया नॉर्मल पे। तो मैं कह सकता हूं ना इन्होंने ब्लड प्रेशर भी मेंटेन किया। तो ये सारा कौन करता है बेटा, ये सारा करता है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन ने ये सब कुछ किया। मैं रिवाइंड कर देता हूं बेटा, जल्दी जल्दी रिवाइंड कर देता हूं। बेटा क्या पढ़ रहे बेटा, हम पढ़ रहे सर एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। सबसे पहले कौन से हार्मोन उठाए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहां से आते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स के सबसे बाहर वाली लेयर से, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा एल्डोस्टेरोन। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है यानी ये एल्डोस्टेरोन है, इसका फंक्शन बताओ, इसका फंक्शन क्या है बच्चा, एल्डोस्टेरोन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है। ये जाता है बच्चा सोडियम, ये जाता है बेटा किडनी में, किडनी में जाता है नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में जाता है डीसीटी में, डीसीटी से निकाला सोडियम, रीअब्सॉर्ब करके ले गया ब्लड में। तो किया रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन डीसीटी इनटू ब्लड। तो ब्लड में सोडियम ले गया, तो जब ब्लड में सोडियम ले गया तो ब्लड में सोडियम की लेवल बढ़ गई, तो ब्लड में सोडियम की लेवल बढ़ गई। जब ब्लड में सोडियम की लेवल बढ़ गई, सोल्यूट की लेवल बढ़ गई, अब ब्लड का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा। अब ये पानी को खींचेगा, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट को खींचता है, तो पानी भी आएगा, तो ब्लड में पानी की लेवल बढ़ेगी। जब ब्लड में पानी की लेवल बढ़ेगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। तो बताओ हाइपोटेंसिव हार्मोन है कि हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव। तो जितना ज्यादा एल्डोस्टेरोन होगा उतना ज्यादा सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी, उतना ज्यादा सोडियम जाएगा ब्लड में, सोडियम के पीछे पीछे उतना ज्यादा ब्लड में पानी जाएगा, और जितना ज्यादा ब्लड में पानी जाएगा उतना ज्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा फिर किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगी, जीएफआर, जिसको आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो एल्डोस्टेरोन ने ब्लड में सोडियम भी बढ़ाया, ब्लड में वाटर भी बढ़ाया, ब्लड में प्रेशर भी बढ़ाया, ब्लड का जीएफआर भी बढ़ाया। अब फिर उसके बाद मैंने कहा ये जो एल्डोस्टेरोन है ये हाइपरटेंसिव हार्मोन है। मैंने कहा एल्डोस्टेरोन ने क्या किया बेटा, सोडियम को ले गया वापस ब्लड में,
तो Na+2 को वापस ले गया, लेकिन K+2 और फॉस्फेट को एक्सक्रीट करवाया। तो इसका मतलब जो आयन चाहिए था वो ब्लड में गया सोडियम, जो नहीं चाहिए था वो यूरिन के साथ निकला। तो इसका मतलब आयनिक बैलेंस मेंटेन किया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन किया, सोडियम के साथ साथ वाटर आया तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन किया, वाटर बैलेंस भी मेंटेन किया। जब वाटर आया तो ब्लड का फ्लूइड भी वॉल्यूम, ब्लड का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो भी मेंटेन हुआ। और जब सोडियम ने पानी को खींचा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी मेंटेन हुआ और ब्लड में पानी चला गया तो ब्लड का प्रेशर भी मेंटेन हो गया। अब याद रखना, अगर किसी इंसान में हद से ज्यादा बनेगा ना ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, अगर एल्डोस्टेरोन हद से ज्यादा बनेगा बच्चा तो इसको कहते हैं कॉन सिंड्रोम। कॉन सिंड्रोम। अब इस कॉन सिंड्रोम में क्या होता है, आप खुद समझदार हो। जब एल्डोस्टेरोन की लेवल हद से ज्यादा होगी तो ब्लड में सोडियम की लेवल हद से ज्यादा बढ़ेगी, तो सोडियम की लेवल हद से ज्यादा बढ़ेगी तो पानी हद से ज्यादा आएगा तो प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इसमें एक्सट्रीम लेवल का हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हुआ। इसको कॉन सिंड्रोम कहते हैं। तो सोडियम की ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड में सोडियम ज्यादा जाएगा, पानी ज्यादा जाएगा तो प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। ये हो गया जी मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब आ जाओ जी अगला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना बच्चा, ये तो आप जानते हैं। सर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है क्या? अरे बच्चा ये तो कॉर्टिकॉइड्स है। सर ये कहां से आते हैं? ये तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से आते हैं। सर एड्रीनल कॉर्टेक्स के किस हिस्से से आते हैं? बाहर वाले जोन से? नहीं नहीं, बीच वाले जोन से, यानी जोना फैस्किक्यूलेटा, वो लिखवाया था ना। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का पहला जनरल फंक्शन, फिर बताऊंगा इनमें जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका फंक्शन। पहले इनका जनरल फंक्शन, दे रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनका लेना देना है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के साथ, इसीलिए इनको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो दे आर इन्वॉल्वड इन द रेगुलेशन, इन द कंट्रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इनका किसके साथ है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ इनका लेना देना है, यानी कितना कार्बोहाइड्रेट बनना चाहिए, कितना टूटना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक और बात याद रखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना बेटा, ये प्रमोट करते हैं मेरे बच्चे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आप कहोगे सर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं बेटा जब ग्लूकोज बनेगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ये बनना चाहिए किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से, जैसे अमाइनो एसिड से बनेगा। अगर ग्लूकोज बनाना किसी कार्बोहाइड्रेट से, सपोज फ्रक्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कहेंगे। सपोज गैलेक्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कहेंगे। सपोज लैक्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज, इसको नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये ग्लूकोज बनना चाहिए मगर किसी कार्बोहाइड्रेट से नहीं, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड से। हाँ, इसको कहते हैं बच्चा ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो ये ज्यादा ग्लूकोज सिंथेसाइज करवाता है, मगर किससे? फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट के नॉन कार्बोहाइड्रेट? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। खत्म। अब बताओ, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा हुई, ज्यादा ग्लूकोज बढ़ा, तो जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं बेटा? ये प्रमोट करवाते हैं लिपोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, और ये प्रमोट करवाते हैं बेटा प्रोटियोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो और क्या करवाते हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? याद रखिएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना बेटा, ये प्रिवेंट करते हैं क्या? सेल्यूलर अपटेक। तो ये सेल्स को अपटेक नहीं करने देते, एंड यूटिलाइजेशन, उनको इस्तेमाल नहीं करने देते। क्या? तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये सेल्स को अपटेक करने नहीं देते, इस्तेमाल करने नहीं देते। किसको? ऑफ एमाइनो एसिड्स। अब सवाल है सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इनको इन्हीं एमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। अगर ये एमाइनो एसिड अपटेक हो गए, सेल्स ने इनको इस्तेमाल किया, तो फिर तो इनसे ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्योंकि इनका काम है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी एमाइनो एसिड्स को अवेलेबल रखते हैं ताकि सेल इसको इस्तेमाल ना करे, बल्कि इसको कन्वर्ट किया जाएगा किस में? ग्लूकोज में। तो ये हो गया जनरल फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बताओ जी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसके
के हार्मोन है? हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, बीच वाला जोन, जोना फैस्किक्युलेटा। बताओ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के जनरल फंक्शन बताओ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नंबर 1, दे रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं ये। बताओ भाई ये क्या करते? ये प्रमोट करवाते हैं ज्यादा ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ज्यादा ज्यादा सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज करवाते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड। तो जब ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज बना तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी, हाइपरग्लाइसीमिया। और ये प्रमोट करवाते हैं लिपिड का ब्रेकडाउन, लिपोलिसिस, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलिसिस, ताकि वहां से जो अमाइनो एसिड निकलेंगे वो इस्तेमाल होंगे फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये क्या करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे प्रिवेंट द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड बाय द सेल, ताकि वो अमाइनो एसिड किस में इस्तेमाल हो? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये हो गया जी बेटा जनरल फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और याद रखना बच्चा एक और, अगर ओवरऑल डेफिशिएंसी हो जाएगी किसी इंसान में ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स के क्या हो गए बेटा? पर्टिकुलरली स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। याद रखना अगर इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बाकियों की भी लेकिन मेनली किसकी? ग्लूको। तो अगर किसी इंसान में एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है कॉर्टिकॉइड्स, उनकी क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। लेकिन पर्टिकुलरली किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसको कहते हैं बेटा एडिसन्स डिजीज। क्या कहते हैं बेटा? एडिसन्स डिजीज। तो बताओ क्या होगा बच्चा इस इंसान में एडिसन्स डिजीज में? तो जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी ग्लूकोज से, तो जाहिर सी बात है वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी, फैटीग आएगा। इसका मतलब डिफेक्टिव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट आएगा। जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट है तो आपका तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना। तो अगर किसी इंसान में कॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो गई, पर्टिकुलरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म तो यही कंट्रोल करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म तो इंपियर हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। आपको एनर्जी तो इसी से मिलने वाली थी, तो जब आपको एनर्जी नहीं मिली तो इंसान में वीकनेस आ जाएगा, फैटीग आ जाएगा, थकान आ जाएगी। इसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज। आगे बढ़ते, अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना बच्चा, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना, उसको कहते हैं मेरे बच्चे कॉर्टिसोल। क्या कहते हैं? कॉर्टिसोल। एंड कॉर्टिसोल का दूसरा नाम याद रखे, हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो कॉर्टिसोल इज आल्सो नोन एज हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है? कॉर्टिसोल। तो अब मैं आपको कॉर्टिसोल के फंक्शन पढ़ाऊंगा जो मेन ग्लूको, तो ये फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन है किसके? कॉर्टिसोल के, जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल? कॉर्टिसोल जो कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। नंबर 1, कॉर्टिसोल को हम कहते हैं बेटा सिट्रस हार्मोन। सिट्रस के टाइम पे रिलीज होता है तो इसको हम सिट्रस हार्मोन कहते हैं। तो सिट्रस के टाइम पे इसकी लेवल बहुत बढ़ जाती है उसका। नेक्स्ट, और दूसरा, इसको हम कहते हैं बेटा एंटी एलर्जिक हार्मोन। ये एलर्जी को कम करता है, एंटी एलर्जिक हार्मोन, एलर्जी को रिड्यूस करता है। कॉर्टिसोल को हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन। एलर्जी के टाइम पे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है ना बेटा, उसको भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन। तो बताओ जी कॉर्टिसोल क्या कब प्रोड्यूस होता है? एक तो ये सिट्रस के टाइम पे होता है रिलीज, सिट्रस हार्मोन है। दूसरा, ये एलर्जी को कम करता है, इसको हम कहते हैं एंटी एलर्जिक हार्मोन। इन्फ्लेमेशन को कम करता है जो एलर्जी के टाइम पे होती है, इसको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन। बच्चा जानता है एलर्जी तो तब होती है ना जब इम्यून सिस्टम एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स करता है, हद से ज्यादा रेस्पॉन्स करता है। तो अगर एलर्जी को कम करना है तो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा रोकना है, तो कॉर्टिसोल क्या करेगा? तो कॉर्टिसोल सप्रेस करेगा इम्यून सिस्टम को, ताकि इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा रेस्पॉन्स ना करे। और जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो खुद ब खुद एलर्जी कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। एक और फंक्शन जो कॉर्टिसोल का एनसीईआरटी ने कहा है, यह मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल किसके लिए है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, हार्ट और ब्लड वेसल के लिए जरूरी है। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस को मेंटेन करता है, उसके लिए जरूरी है।
किडनी के लिए ज़रूरी है, किडनी फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। और तीसरा, ये स्टूमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन, ये है इसके और काम। तो ये हो गया जी बेटा कॉर्टिसोल खत्म। तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है बेटा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का दूसरा नाम बताइए, हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसका काम बताइए, सिट्रस के टाइम पे रिलीज होता है, इसको सिट्रस हार्मोन कहेंगे। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन। एलर्जी को कम करता है, एंटी एलर्जिक हार्मोन। एलर्जी कैसे? जब इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा रिएक्ट करता है तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अगला, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के लिए जरूरी है, किडनी के फंक्शन के लिए जरूरी है, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। ये हो गया जी मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी खत्म, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी खत्म। अब अगला है और आखिरी है जो सबसे अंदर वाला जोन था, दैट इज जोना रेटिकुलरिस, उसके हार्मोन्स। तो उसको हम कहेंगे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, दो जो सेक्स कॉर्टिकॉइड है बेटा वो मेनली होते हैं बेटा एंड्रोजन। एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन्स। तो एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड बनते हैं एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स में सबसे अंदर वाले जोन से, दैट इज जोना रेटिकुलरिस। ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, मगर ये सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा क्या होते हैं? ये एंड्रोजन्स। इसका मतलब अब जो एंड्रोजन से मेल सेक्स हार्मोन वो थोड़े से मेल में भी बने और फीमेल में भी बने। और इनका काम एनसीईआरटी ने कहा है, इनका काम है डेवलपमेंट ऑफ एक्शियल हेयर। बस मैं एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूं, उससे बाहर नहीं जा रहा, बोर्ड के लिए काफी है। एक्शियल हेयर, एक्शियल हेयर जो एक्सीज में जो हेयर होते हैं, एक्शियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर। तो एक्शियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, ये सारा डेवलप करवाने में मदद करते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। कब? एट द टाइम ऑफ प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी, तो प्यूबेरिटी के टाइम पे जो फेस के बाल है, बियर्ड है, मोस्टैच है, एक्सीज के बाल है या प्यूबिक हेयर है, इनकी डेवलपमेंट में मदद करते सेक्स कॉर्टिकॉइड। और सेक्स कॉर्टिकॉइड एंड्रोजन्स होते, मेल सेक्स हार्मोन्स। ये कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, मेल में भी और फीमेल में। ये हो गया जी बेटा एड्रीनल ग्लैंड खत्म। ये हो गया जी बेटा एड्रीनल ग्लैंड खत्म। अब याद रखिए, अब अगर ओवरऑल ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी किनकी? कॉर्टिकॉइड्स की अगर लेवल हद से ज्यादा हो जाएगी, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, इसको हम बेटा कशिंग या कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। तो अगर ज्यादा हो जाएंगे ना कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अब वापस आ जाओ जी, अगला सवाल जो हमारे इस पे दिया है वो क्या है? वेयर इज थाइमस ग्लैंड लोकेटेड? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड एंड हाउ डज इट प्ले द रोल? व्हाई डू old people have weak immune system? Can thymus be one of the reasons? सबसे पहले याद रखिए, ये जो थाइमस ग्लैंड है ना मेरे बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए, ये थाइमस ग्लैंड जो है ना बच्चा, ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेम्पररी ग्लैंड मतलब ये पूरी जिंदगी काम नहीं करता, ना पूरी जिंदगी रहता है, इसकी धीरे 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 एट्रोपी हो जाती है, यानी ये डिजेनरेट हो जाता है विद एज। आफ्टर प्यूबेरिटी इसकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे? सो इट स्टार्ट्स टू डिजेनरेट, स्टार्ट्स डिजेनरेट, खत्म होना शुरू होता है आफ्टर प्यूबेरिटी। तो प्यूबेरिटी के बाद ये धीरे धीरे खत्म होना। तो और ओल्ड एज में जब ये पूरा डिजेनरेट हो गया, कंप्लीट डिजेनरेशन हो गया, तो जब कंप्लीट डिजेनरेशन हो गया, अब याद रखना थाइमस ग्लैंड का काम है इम्यूनिटी देना, इसीलिए ओल्ड एज में फिर वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। बताओ, पॉइंट नंबर 1 बताओ, ये थाइमस ग्लैंड परमानेंट ग्लैंड है कि टेम्पररी है? बच्चा ये टेम्पररी ग्लैंड है। सो थाइमस ग्लैंड इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये टेम्पररी होता है। प्यूबेरिटी के बाद ये धीरे 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 खत्म होने लगता है, और जो ही इंसान ओल्ड एज पे 60-65 पे पहुंच जाता है, इसकी कंप्लीट डिजेनरेशन हो जाती है। इसको हम थाइमिक इन्वोल्यूशन कहते हैं। जब ये कंप्लीट डिजेनरेट हो जाएगा तो इसीलिए बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्योंकि इसका काम था
इम्यूनिटी देना। अब जरा देखो, थाइमस ग्लैंड जो है ना बेटा, थाइमस ग्लैंड की पहले लोकेशन याद रखो। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन है, ये है थोरैसिक कैविटी, ये है स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, इसके पीछे, तो बिहाइंड स्टर्नम। तो लोकेशन क्या है? थोरैसिक कैविटी यानी छाती में। लेकिन थोरैसिक कैविटी में कहां? स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम, ये जो ब्रेस्ट बोन है इसके पीछे, बिहाइंड स्टर्नम, दो लंग्स के बीच में, बिटवीन टू लंग्स, बिटवीन टू लंग्स, बिटवीन टू लंग्स, बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में, दो लंग्स के बीच में। लेकिन दो लंग्स के बीच में तो हार्ट है ना, तो हार्ट वहीं पे है। तो दो लंग्स के बीच में कैविटी है जिसको आप बोलते हो मीडियास्टीनियम, है ना, दो लंग्स के बीच में, इन अ कैविटी कॉल्ड मीडिया, वहां हार्ट है। मगर आपको पता है हार्ट से निकलता है आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सिस्टमिक आयोटा। जब ये सिस्टमिक आयोटा निकलता है, ये थाइमस उसके आगे होता है, यानी इन फ्रंट ऑफ आयोटा, इन फ्रंट ऑफ आयोटा, इन फ्रंट ऑफ आयोटा। ये लंग है बच्चा, सपोज दिस इज द लंग नंबर 1, दिस इज द लंग नंबर 2। तो दो लंग्स के बीच में जहां हार्ट है, मान लीजिए ये हार्ट है, तो जहां हार्ट है वही थाइमस है। तो दो लंग्स के बीच में जहां हार्ट है उसी जगह, लेकिन हार्ट से जब आयोटा निकलती है, सिस्टमिक आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकली, ये थाइमस उसके आगे होता है। वापस आ जाओ, लोकेशन बताओ बच्चा, कहां है थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड की लोकेशन है सर थोरैसिक कैविटी, छाती में, स्टर्नम के आगे के पीछे सर, स्टर्नम के ब्रेस्ट बोन के पीछे, स्टर्नम के पीछे, दो लंग्स के बीच में, और आयोटा जब निकलती है हार्ट से उसके आगे, इन फ्रंट ऑफ आयोटा। आगे बढ़ो, ये जो कहा है कि बताओ जी थाइमस ग्लैंड का काम क्या, इसके हार्मोन्स का नाम बताओ। हार्मोन जो है ना बेटा थाइमस ग्लैंड का जो हार्मोन है उनको थाइमोसिन्स कहते हैं या थाइमोपोएटिन्स कहते हैं, मगर हमारी एनसीईआरटी ने थाइमोपोएटिन्स, तो थाइमोसिन्स एंड थाइमोपोएटिन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी ने वो है ये थाइमोसिन्स पेप्टाइड हार्मोन्स। तो ये जो थाइमोसिन्स है ना बेटा, ये पेप्टाइड हार्मोन्स जो है ये करते क्या? तो थाइमस ग्लैंड के हार्मोन्स का नाम थाइमोसिन्स एंड थाइमोपोएटिन, लेकिन मेन कौन है? एनसीईआरटी ने क्या कहा है? थाइमोसिन। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है, इसका जो थाइमोसिन हार्मोन है, अब देखो जी इनका काम क्या है बच्चा? इनका काम है मैच्यूरेशन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैच्यूरेशन। किसकी? टी लिम्फोसाइट्स की। तो जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है टी लिम्फोसाइट, बच्चा जानता है सारी की सारी लिम्फोसाइट बनती तो बोन मैरो में है, लेकिन ये वाली लिम्फोसाइट बोन मैरो से कहां चली गई? थाइमस में, और थाइमस में ये गई मैच्योर होने। तो थाइमस ग्लैंड ने इनको मैच्योर किया। थाइमस ग्लैंड के अंदर इसको मैच्योर किसने किया? हार्मोन्स ने। उन हार्मोन्स का नाम थाइमोसिन। सो द थाइमोसिन हार्मोन ऑफ द थाइमस ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्यूरेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कौन सा? टी लिम्फोसाइट्स। इसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो थाइमस ग्लैंड का काम है, इट गिव्स अस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जब टी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगी तभी तो वो दुश्मन से लड़ेंगी, तो इसका मतलब है हमें तो इम्यूनिटी मिल गई, एंड द इम्यूनिटी ड्यू टू दी सेल्स इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक और काम, ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, या ये जो थाइमोसिन हार्मोन्स है, एनसीईआरटी ने कहा है दिस थाइमोसिन्स आल्सो ये प्रमोट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन। कहां से एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाते हैं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन फ्रॉम प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स, जिनको हम एंटीबॉडी फैक्ट्रीज कहते हैं। प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स जिनको एंटीबॉडी फैक्ट्रीज कहते हैं। तो बताओ जी एंटीबॉडी को बनाती कौन है? एंटीबॉडी को बनाती है प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट, लेकिन इनकी हेल्प कौन करता है? थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन। तो इसका मतलब अब जब एंटीबॉडी बन गया,
एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी तो ब्लड में घूमती रहती है, तो इस इम्यूनिटी को ह्यूमोरल कहते हैं। तो इसका मतलब हेंस कौन सी, तो हेंस थाइमस ग्लैंड ने आपको दिया ह्यूमोरल, ह्यूमोरल, या इसको कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ओल्ड लोगों में इम्यूनिटी क्यों होती है वीक, क्योंकि उनका थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट हो गया, इसीलिए उनका इम्यून सिस्टम वीक। वापस आ जाओ, जल्दी 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 रिवाइंड करो। बता थाइमस ग्लैंड बताओ कैसा है। थाइमस ग्लैंड लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, लोब्स का बना है छोटे छोटे। अब थाइमस ग्लैंड बताओ, थाइमस ग्लैंड का नंबर कितना है, एक है ये थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन बताओ, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में कहां है, स्टर्नम के पीछे, दो लंग्स के बीच में, सो बिहाइंड स्टर्नम, बिटवीन टू लंग्स, और आयोटा के आगे, इन फ्रंट ऑफ आयोटा, जो निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से। फिर मैंने कहा थाइमस ग्लैंड का क्या काम, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्लैंड परमानेंट है कि टेम्पररी, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। प्यूबरिटी के बाद ये डिजेनरेट हो जाता है, ओल्ड एज में पूरा डिजेनरेट हुआ, इसीलिए उनका इम्यून सिस्टम वीक है, इसीलिए फिर ओल्ड एज में बीमारियां अटैक करती है। फिर बताओ जी, थाइमस ग्लैंड के हार्मोन्स का नाम थाइमोजिन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और थाइमोपोएटिन, लेकिन मेन हार्मोन कौन सा, थाइमोजिन। थाइमोजिन हार्मोन का क्या काम, इनका काम है मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। सारी की सारी लिम्फोसाइट, चाहे टी लिम्फोसाइट हो, बी लिम्फोसाइट हो, सारी की सारी लिम्फोसाइट बनती है बोन मैरो में, लेकिन कुछ लिम्फोसाइट जाती है थाइमस ग्लैंड में, उन्हीं को कहते हैं टी लिम्फोसाइट, जहां वो मैच्योर होती है, डिफरेंशिएट होती है और करवाता है थाइमोजिन। तो अब थाइमोजिन ने, थाइमोग्लैंड ने टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर किया। अब इस इम्यूनिटी को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मगर थाइमोजिन ने क्या किया, इन्होंने प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स को प्रमोट किया, हेल्प किया, स्टिमुलेट किया, ताकि ये क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए। तो अब एंटीबॉडी भी आ गई, इस इम्यूनिटी को कहेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स को कहते हैं एंटीबॉडी फैक्टरीज, क्योंकि ये बनाते हैं एंटीबॉडी। अब थाइमस ग्लैंड ने हमें क्या दिया, थाइमस ग्लैंड ने हमें इम्यूनिटी दिया, इसीलिए तो हम जानते हैं थाइमस ग्लैंड को हम कहते हैं, थाइमस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज थ्रोन और क्राउन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का तख्त है, इम्यूनिटी का ताज है, और स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि यहां पे टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन हो गई, मैच्योरेशन। क्लियर, ये हो गया जी, अगला सवाल भी खत्म। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है, दैट इज एक्सप्लेन द एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपको पता होना चाहिए बेटा, पेनक्रियाज जो है ना बच्चा, पेनक्रियाज जो है ना बेटा, ये कंपोजिट ग्लैंड है, और कंपोजिट ग्लैंड को हम कहते हैं बेटा हेटेरोक्राइन, और हेटेरोक्राइन को हम कहते हैं बेटा मिक्सड ग्लैंड। तो अगर ये मिक्सड है, मिक्सड ग्लैंड, तो पेनक्रियाज क्या है बच्चा, पेनक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड है, यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी मिक्सड ग्लैंड है, यानी दोनों है, यानी बोथ एक्सोक्राइन है और बोथ एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी है और एंडोक्राइन एक्टिविटी भी है। तो पेनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड, it is a heterocrine gland, it is a mixed gland, it is both exocrine and endocrine। अब सवाल है, अब पेनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन एक्टिविटी है बच्चा, एक्सोक्राइन एक्टिविटी, एक्सोक्राइन एक्टिविटी माने एंजाइम बनाने की एबिलिटी जो है, एंजाइम, ठीक है बच्चा, ये एक्टिविटी होती है ज्यादा, ये होती है बेटा 98 to 99%, और ये होती है उन सेल्स को कहते हैं एसिनर सेल्स, तो ये ज्यादा है। लेकिन इसकी जो एंडोक्राइन एक्टिविटी है ना पेनक्रियाज की, एंडोक्राइन एक्टिविटी यानी हार्मोनल एक्टिविटी, हार्मोन बनाने की एक्टिविटी, वो होती है खाली 1 to 2%, और जिन जगहों पे वो होती है उनको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहंस। और आइलेट ऑफ लंगरहन पेनक्रियाज के अंदर होते हैं बेटा 1 to 2 मिलियन आइलेट्स होते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड है, पेनक्रियाज बेटा मिक्सड ग्लैंड है, इट्स अ मिक्सड ग्लैंड, इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इट्स अ कंपोजिट ग्लैंड, इसको मीजोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, यानी इसमें एक्सोक्राइन एबिलिटी भी है, एंडोक्राइन एबिलिटी भी है। यानी एक्सोक्राइन माने एंजाइम भी बना सकता है, एंडोक्राइन माने हार्मोन भी बना सकता है, लेकिन ज्यादा एबिलिटी कौन है, एक्सोक्राइन, एंजाइमेटिक, कितनी 98 to 99%। और वो एंजाइम कौन सी सेल्स बनाते हैं, पेनक्रियाज की एसिनर सेल। मगर हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक तो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमें तो हार्मोन के साथ लेना देना है। तो इसकी जो एंडोक्राइन एक्टिविटी है, हार्मोनल एक्टिविटी, वो पेनक्रियाज में सिर्फ 1 to 2% होती है, और जिन जगहों पे वो होती है उन जगहों को, उन स्ट्रक्चर्स को कहेंगे
आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, और पेनक्रियाज में कितने आइलेट्स ऑफ लैंगरहन होते हैं? कम से कम 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख, यानी 1 मिलियन टू 2 मिलियन। और याद रखना यही आपको डिस्कस करनी है एंडोक्राइन एक्टिविटी। तो अब आइलेट ऑफ लैंगरहन में 2 मेन सेल्स है, 2 मेन सेल्स वहां पे आपको मिलेंगी। एक मिलेगी अल्फा सेल और दूसरी मिलेगी बीटा सेल। तो आइलेट ऑफ लैंगरहन के अंदर आपको बेटा 2 तरह की मेन सेल्स मिलेगी, एक मिलेंगी बच्चा अल्फा सेल, दूसरी मिलेगी बीटा सेल। सबसे पहले देखते हैं अल्फा सेल जो है ना बेटा, अल्फा सेल ये सिक्रीट करती है बच्चा एक हार्मोन, उसको कहते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। और बीटा सेल जो है ना आइलेट ऑफ लैंगरहन की पेनक्रिया की, ये सिक्रीट करती है एक हार्मोन, उस हार्मोन को कहते हैं बेटा इंसुलिन हार्मोन। तो अल्फा सेल ने क्या सिक्रीट किया? ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल ने क्या सिक्रीट किया? इंसुलिन हार्मोन। और दोनों हार्मोन जो है ना बच्चा, दोनों हार्मोन्स एनसीईआरटी ने कहा है पेप्टाइड हार्मोन्स है। और याद रखो एनसीईआरटी ने कहा है ये जो ग्लूकागॉन है और ये जो इंसुलिन है, ये दोनों मिलके ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, यानी नॉर्मल पे रखते हैं। तो दोनों का मकसद एक ही है, दे मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर कहिए होम्योस्टैसिस। तो ब्लड का जो होम्योस्टैसिस है, बैलेंस है ग्लूकोज का, ये मेंटेन करता है कौन? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। लेकिन दोनों काम एंटागनिस्ट करते हैं, दोनों का काम अपोजिट है, लेकिन दोनों का मकसद एक है कि ब्लड में शुगर लेवल रहनी चाहिए नॉर्मल। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आइलेट ऑफ लैंगरहन में 2 इंपॉर्टेंट सेल्स है, हालांकि बहुत सेल है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एफ पीपी छोड़ो, लेकिन 2 मेन सेल है, एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल। अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहन ने सिक्रीट किया ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेल ने सिक्रीट किया इंसुलिन हार्मोन। दोनों हार्मोन्स उल्टा काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, एंटागनिस्ट है, लेकिन दोनों का मकसद एक है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल रहनी चाहिए बैलेंस। तो बोथ मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, ब्लड ग्लूकोज बैलेंस। और दोनों के दोनों पेप्टाइड हार्मोन है। पहले देखेंगे ग्लूकागॉन क्या करेगा, फिर देखेंगे इंसुलिन क्या करेगा। अब जरा देखो ग्लूकागॉन क्या करेगा और फिर देखेंगे यहां से इंसुलिन क्या करेगा। ध्यान से बच्चा, ध्यान से। ग्लूकागॉन जो है ना बच्चा, याद रखना, ग्लूकागॉन जो है ना बेटा, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। मगर इंक्रीज क्यों करेगा? अरे जब वो नॉर्मल से नीचे होगी तो इंक्रीज करके नॉर्मल ले आएगा, यानी ये इंक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज, मगर कब? इफ एबो नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। अब सवाल है कैसे? बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। नंबर 1, क्या क्या तरीका कर सकता है ताकि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए और बढ़ के नॉर्मल पे आ जाए? तो बताओ ग्लूकागॉन हार्मोन कैसा हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसका क्या काम है? इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, हाइपरग्लाइसीमिया। मगर कब? जब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम। अब बताओ कैसे कैसे बढ़ा सकता है? नंबर 1, कैसे बढ़ा सकता है? सबसे पहले ये क्या करेगा बच्चा? ये क्या करेगा? कैसे? ये प्रमोट करेगा ग्लाइकोजीनोलिसिस में क्या होगा? यानी ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा। जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो वहां से क्या रिलीज होगा मेरे बच्चे? वहां से रिलीज होगा ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज रिलीज हुआ तो ग्लूकोज की लेवल ब्लड में बढ़ जाएगी। तो हो गया पहला। नंबर दूसरा, ये क्या करेगा? ये प्रमोट करेगा ज्यादा सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, जिसको आप कहते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस। और जब ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो ग्लूकोज की लेवल ब्लड में बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये क्या करेगा बच्चा? ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज को जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज गया वहां ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, लेकिन इसका काम है शुगर की लेवल ब्लड में बढ़ाना, तो ये सेल्स के अंदर इसको जाने नहीं देगा। तो ये इनहिबिट करेगा क्या? सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाने नहीं देगा, यानी ये इनहिबिट करेगा
इनहिबिट करेगा ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि अगर ग्लाइकोलिसिस हो गया तो ग्लूकोज तो टूट जाएगा। इसका काम है ग्लूकोज की लेवल को ब्लड में बढ़ाना, तो इसने ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट किया। और आखिरी काम ये क्या करेगा बच्चा, ये इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि अगर ग्लाइकोजेनेसिस हो गया तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज की लेवल तो कम हो गई ब्लड में। इसका क्या काम है, इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। ये हो गया इसका तरीका। 1 सेकंड के अंदर रिवाइंड करो, बताओ जी ग्लूकागॉन हार्मोन कैसा हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसका काम बताओ, इसका काम है ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाना, ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, बढ़ा के कहां पे ले आएगा, नॉर्मल पे। अब कैसे ये ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा सकता है, कहां कहां से वो ग्लूकोज लाएगा। नंबर 1, ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाएगा, यानी ग्लाइकोजन जो लिवर के अंदर स्टोर होता है उसको तोड़ेगा। जब ग्लाइकोजन टूटेगा ज्यादा ज्यादा तो ग्लूकोज निकला और ग्लूकोज की लेवल फिर ब्लड में बढ़ जाएगी, तो नॉर्मल हो गया। दूसरा, ज्यादा ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। जब ज्यादा ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ, यानी सिंथेसिस ऑफ ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज हुआ, तो ग्लूकोज की लेवल ब्लड में बढ़ गई। तीसरा, ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज को जाने नहीं देगा, उनको ग्लूकोज तोड़ने नहीं देगा, यानी ये ग्लाइकोलिसिस होने नहीं देगा, यानी ये ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करेगा। क्योंकि अगर ग्लाइकोलिसिस हो गया तो ग्लूकोज की लेवल तो कम हो गई, इसका काम है ग्लूकोज की लेवल बढ़ाना ब्लड के अंदर। और आखिरी पॉइंट, ये ग्लाइकोजेनेसिस को होने नहीं देगा, ये इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि अगर ग्लाइकोजेनेसिस हो गया तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज की लेवल तो कम हो जाएगी, मगर इसका मकसद है ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाना। अब इंसुलिन इसका उल्टा करेगा। अब बताओ जी इंसुलिन क्या करेगा बच्चा, इंसुलिन इसका उल्टा करेगा। इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, तो इंसुलिन का काम है हाइपोग्लाइसेमिक, यानी ये डिक्रीज करेगा ब्लड में ग्लूकोज लेवल। तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा कब, इफ इट इज एबो, इफ एबो अगर नॉर्मल से ज्यादा है। तो बताओ जी इंसुलिन कैसा हार्मोन, इंसुलिन है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन का क्या काम बच्चा, इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करना। कम करके कहां पे ले आएगा, कम करके नॉर्मल पे ले आएगा। अब सवाल है सर कैसे कैसे कम करेगा। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या लगता है कैसे कम करेगा। नंबर 1, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल कैसे कम करेगा। नंबर 1, ये ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, तो इसने प्रमोट किया ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज को इसने कन्वर्ट किया ग्लाइकोजन में। तो जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में तो ग्लूकोज की लेवल तो खुद ब खुद कम हो गई ना, और ये सारा होता है कहां, लिवर में। लिवर की किन सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में। खत्म। तो क्या किया बच्चा इंसुलिन ने, इंसुलिन का मकसद है ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होनी चाहिए। इंसुलिन इस ग्लूकोज को कहां ले गया, लिवर में ले गया। लिवर में किन सेल्स में ले गया, हेपेटोसाइट्स के अंदर, और हेपेटोसाइट्स के अंदर इस ग्लूकोज को जो ज्यादा था इसको कन्वर्ट किया ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज की लेवल कम होगी। दूसरा इसने क्या किया बेटा, इसने इनहिबिट किया ग्लाइकोजिनोलिसिस को, क्योंकि अगर ग्लाइकोजिनोलिसिस हो जाएगा तो ग्लाइकोजन टूटेगा, तो अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज की लेवल तो फिर से बढ़ जाएगी। तो इसने इनहिबिट किया ग्लाइकोजिनोलिसिस को, यानी ग्लाइकोजन को टूटने नहीं दिया, क्योंकि अगर ग्लाइकोजन टूट गया तो वहां से ग्लूकोज निकलेगा तो ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी। इसका काम है ग्लूकोज की लेवल को कम करना। तीसरा, इसने प्रमोट किया अपटेक ऑफ सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। कहां कहां ले गया, एक तो ले गया हेपेटोसाइट्स के अंदर, कहां पे है वो, हेपेटोसाइट्स कहां है बच्चा, हेपेटोसाइट्स है लिवर के अंदर। और कहां ले गया एडिपोसाइट्स के अंदर, और एडिपोसाइट्स कहां है बेटा, वो है जी एडिपोज टिश्यू में, फैट एडिपोज टिश्यू में। और जब वहां चला गया कौन, वहां जब ग्लूकोज चला गया उसका क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, यानी इसने प्रमोट किया ग्लाइकोलिसिस। तो जब ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज टूटा, तो खुद ब खुद ग्लूकोज की लेवल हो गई
कब? ये हो गया जी इंसुलिन खत्म। बताओ इंसुलिन कैसा हार्मोन बेटा? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन का काम ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना। जब ये नॉर्मल से ज्यादा होगा इंसुलिन इसको कम करेगा। कम कैसे करेगा? नंबर वन, ज्यादा ज्यादा ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा, यानी ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, ज्यादा ग्लूकोज था, इसको ले जाएगा लिवर के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर, और इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। तो हो गया ना ग्लूकोज कम, इसको कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, ज्यादा ज्यादा करवाया। दूसरा, इसने क्या किया? ग्लाइकोजीनोलिसिस को होने नहीं दिया, क्योंकि अगर ग्लाइकोजीनोलिसिस हुआ, ग्लाइकोजन टूटा, वहां से ग्लूकोज निकलेगा, ग्लूकोज की लेवल तो बढ़ जाएगी, तो इसका काम तो है कम करना, तो इसने ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन होने नहीं दिया। तीसरा, ये ज्यादा ग्लूकोज ले गया सेल्स के अंदर। किन सेल्स के अंदर? हेपेटोसाइट्स के अंदर, लिवर के अंदर, एडिपोसाइट्स के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर। वहां जब ग्लूकोज चला गया, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल गिर गई, और उस ग्लूकोज का वहां क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुआ, प्रमोट किया ग्लाइकोलिसिस, तो हो गया जी ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम। एक बीमारी है बेटा, उसको कहते हैं डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस में पता है क्या हो जाता बेटा? आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हो, डिटेल नहीं, तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो इस बीमारी को कहेंगे डायबिटीज मिलेटस। अब इंसुलिन का क्या काम था? ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। अब इंसुलिन है ही नहीं, तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ती जाएगी, तो इसमें होगा परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया, यानी लगातार हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में शुगर लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। इंसुलिन का क्या काम था? ब्लड में शुगर लेवल कम करना। अब अगर इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में शुगर लेवल कम नहीं होगी, लगातार ब्लड में शुगर लेवल बढ़ती रहेगी। दिस कंसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया इज नोन एज डायबिटीज मिलेटस। अब जो ये शुगर लेवल हद से ज्यादा है, ये कहां? अगर इंसुलिन होता, वो इस शुगर को ले जाता सेल्स के अंदर। अब इंसुलिन तो है ही नहीं, तो ये शुगर कहां जाएगा? ये ग्लाइकोशूरिया हो जाएगा, यानी ये ग्लूकोज यूरिन के साथ पास होगा, तो ग्लूकोज वाया यूरिन पास हो जाएगा। अब जब ग्लूकोज, इंसुलिन नहीं है, अगर इंसुलिन होता तो ये शुगर चला जाता सेल्स के अंदर, ग्लूकोज चला जाता सेल्स के अंदर, फिर इसको वहां ब्रेक डाउन होता, मगर इंसुलिन नहीं है। अब ये ग्लूकोज सेल्स को नहीं मिला, ये ग्लूकोज यूरिन के साथ निकलेगा, इसको कहेंगे ग्लाइकोशूरिया। तो फिर सेल्स को एनर्जी कहां से मिलेगी? सेल्स को एनर्जी मिलेगी फैट से, और जब फैट टूटेगा तो वहां निकलेगा फैटी एसिड, और फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी मिलेगी, और इस ब्रेक डाउन से बनेंगी कीटोन बॉडीज। एनर्जी तो मिल गई, लेकिन ये कीटोन बॉडीज यूरिन के साथ पास होंगी, इसको कहेंगे कीटोन्यूरिया। तो डायबिटीज मिलेटस में क्या हुआ? कीटोन्यूरिया हो जाता है, यानी कीटोन बॉडीज पास होती है वाया यूरिन। क्यों? क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिला, सेल्स को तोड़ना पड़ा फैट से निकला फैटी एसिड का ब्रेक डाउन हुआ तो बनी कीटोन बॉडी। अब ब्रेक डाउन तो हो गया फैटी एसिड का, एनर्जी तो मिल गई सेल से, मगर इस प्रोसेस में बन गई कीटोन बॉडीज। दीज आर डेंजरस बॉडीज, दीज आर एसिडिक बॉडीज, दे कैन कॉज एसिडोसिस इन द बॉडी, और यही कीटोन बॉडीज यूरिन के साथ निकलेंगे, इसको कहेंगे कीटोन्यूरिया। ये हो गया जी बेटा जी आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म। तो ये 11th का ORCC हमने आज वाइंड किया ज़ूलॉजी का, तो ये हो गया जी फिनिश। तो अब आपसे हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया ORCC का। अब हम मिलेंगे आपके साथ क्लास में, सेशन में, 12th में। अभी बहुत चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। तो किसी ने कहा है ना बेटा कि सितारों से जहां और भी है, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।